सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? मजे में एकदम। चलो, तो हमेशा कोई भी काम की शुरुआत करना चाहिए, किसी चीज की शुरुआत करें अगर हम तो बिल्कुल पूरे दिल से, पूरे मन से और खुशी से करना चाहिए। क्या उससे सक्सेस के रेशो बढ़ जाते हैं, है ना? मजा भी आता है करने में। तो आज हम स्पेशली देखने वाले थे कंबाइंड रेशो, है ना? कल हमने प्रपोर्शन के सारे टाइप समझे। जो बच्चे कल अनुपस्थित थे या एब्सेंट थे तो उनको पीडीएफ में दे दूंगा एज इट इज, ठीक है? उसके बाद अगर कोई डाउट या समस्याएं रहती हैं तो वी कैन डिस्कस इट, है ना? क्लास में भी जितना टाइम रह सकता है, अदरवाइज पूरा कॉन्सेप्ट है तो मैं क्लास के बाद भी आपको हेल्प आउट कर दूं, है ना? तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा सपोर्ट है ना? और कोई भी दिक्कत समस्या लगती है तो मन में मत रखो भाई, बताओ, है ना? मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन निकालूंगा, है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने वाले हैं कंबाइंड रेशियो। अब इसके लिए मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं जिन पे आपको वर्क करना है ना? एक बार स्क्रीन देख ले तो रिद्धिमा बेटा, स्क्रीन फुल आ रही है आपके पास? ओके फाइन। कैसे बेटा? चलिए, तो आज हम देखने वाले हैं कंबाइंड रेशियो, है ना? कंबाइंड रेशियो का मैंने एक हल्का सा ग्लिम्स दिया था जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, और आज उसके डिफरेंट टाइप्स जो मैंने अपने स्तर पर बना रखे हैं वो देख लेते हैं। तो सपोज पहला केस, है ना? अब ये चूंकि देखिए ये पीडीएफ का पार्ट नहीं है तो इसको आपको नोट करना पड़ेगा, है ना? तो मैं जहां नोट करना रहेगा मैं बताऊंगा आपको, है ना? जहां कल मैंने बोला था नहीं नोट करना, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। पूरी पीडीएफ मिल गई ना आपको? एज इट इज सभी के पास है, आपको मिल जाएगी। गणित को नहीं मिली, मैं दे दूंगा, ठीक है ना? चलिए, तो अगर दो वैल्यूज का रेशो दिया है, सपोज जैसे दिया 2:3 और B/C दिया है आपको 3:4 या 5, कुछ भी, है ना? अब यहां पे आप देखिए दोनों रेशो में कौन सी वैल्यू जो है वो कॉमन है, B, है ना? तो ऐसी वैल्यू जो दोनों रेशो में, मल्टीपल रेशो में मौजूद हो वो कॉमन कनेक्टर कहलाता है ना? वो दोनों में कॉमन भी है और उनको कनेक्ट भी करवाएगा, है ना? तो इसी बी के बेस पर हम इन तीनों को, वैल्यू 3 है, रेशो 2 है, वैल्यू 3 कौन है? ए, बी और सी, और रेशो कितने हैं? 2। तो इन दोनों रेशोस को और तीनों वैल्यूज को हम एक ही प्लेटफॉर्म पर लेके आ सकते हैं। किट लगा लड़की, तो ए बी सी, ठीक है ना? ए बी सी, आ जाओ आ जाओ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, लगा दो गेट, ठीक है? तो नए बच्चों जिनको हम पहली बार देख रहे हैं, है ना? भैया इंसान ही है, टीचर वेम्पायर नहीं होते। बिल्कुल खुश रहो, मजे में बैठो, है ना? चिल मारो, और ये मान के चलो कि थिएटर में बैठे हो, मूवी देख रहे हो, है ना? इसके अलावा कुछ भी डिफरेंट, तो अपन रिलैक्स होके बैठते हैं ना वहां पे, वैसे ही बैठना है बिल्कुल। कॉपी पेन ओपन कर लो, एक बार वापस से रिकॉल करवा देता हूँ, है ना? साथ ही मैं पहले नाम पूछ लेता हूँ आपका नाम। नंदिनी, पूरा नाम? कहाँ से है बेटा? अच्छा, इधर से ही, हाँ, मतलब यही कोचिंग के आसपास ही कहीं? अच्छा। और आप? प्रिशा जैन, कहाँ से बेटा? अच्छा, ठीक है, सब यही इंदौर से ही मैक्सिमम लोग, कुछ एक हैं जो बहुत लंबी दूरी से, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि क्लास में बैठो ना, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं है ना, चिल रहो, ताकि आपको बेहतर समझ में, है ना? और कोशिश करना कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ बैठे हुए और घर पे बोले क्या बन रहा होगा, आज क्या बात हुई थी और वो चल रहा हो, ऐसा नहीं सोचना है ना। यही है तो यही का सोचना पूरी तरह से, ठीक है? कंसंट्रेशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज मैं पढ़ा यहाँ रहा हूं और आप यहां भी देख रहे हैं, तो ये गलत कंसंट्रेशन है ना? इसका मतलब क्या है? हर एक चीज का सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। मैं अगर यहां पढ़ा रहा हूं तो इसी के लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आपको भी वहीं पे ध्यान देना और उसी को सुनना है। अगर मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इमीडिएटली कि सर ये चीज मुझे वापस से बता दीजिए,
कोई समस्या नहीं है ना। बट ये है कि पूछने का एक कैसा है कि जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो रहा है, आपको डाउट यहीं पे आ गया है तो आप यहाँ तक वेट कर लो, है ना, इसके बाद आप पूरा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा सीए फाउंडेशन बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है ना। और उसमें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में तीन चीजें हैं बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉग, और क्या है किसी को पता है, सर्च एंड इंडाइसेस। ठीक है ना, तीन टॉपिक है एक ही चैप्टर, पहला चैप्टर जिसको हम बोलते हैं। तो अभी तो रेशो में ही हमको बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ेगी, ठीक है ना। रेशो में हम क्या क्या देख सकते हैं और कहां कहां अप्लाई होता है। एक तो फंडामेंटल ऑफ रेशोस, है ना, जो बच्चे आज ही फर्स्ट डे आ रहे हैं उनको मैं पीडीएफ पुराने नोट्स की जो भी मैंने पढ़ाया है मिल जाएगा एज इट इज, है ना। और उसमें जो भी डाउट्स रहेंगे ना आप अलग से भी डिस्कस करोगे, मैं बता दूंगा आफ्टर द क्लास, मैं यहीं पे हूँ, है ना। तो कुछ भी आपका ऐसा विशेष नहीं छूटेगा, और छूटा भी हुआ है तो वो बिल्कुल मैं हेल्प कर दूंगा उसमें, ठीक है। ठीक है, तो रेशो में बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चंस, उसके बाद अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तो मैंने रेशो की बात की। मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन, वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक बहुत बड़ा लेवल होता है जो कैट और ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के एंट्रेंस और उतना लेवल नहीं जाए, बेसिक, है ना। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन भी देखोगे आप इसमें। थोड़ा बहुत परसेंटेज से रिलेटेड रेशो बेस्ड क्वेश्चन कि पॉपुलेशन थी 20% मेल बढ़ गए 20% फीमेल बढ़ गई, बाद में रेशो क्या हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। इसके बाद प्रोपोर्शन, ओ कोई बात नहीं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, प्रोपोर्शन में जो फंडामेंटल्स हमने कल पढ़े थे उनसे रिलेटेड, मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, चार वैल्यू दे दी गई हैं, इनमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वापस से वो प्रोपोर्शन में आ जाए, ये वाला क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ फिक्स चीजें, अब हम अगर ये चार पांच चीजें छह चीजें पढ़ने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक चीज को समझने में एक दिन तो लगता ही है। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन अपने आप में ही 5-6 दिन का कॉन्सेप्ट है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। हालांकि मंडे से लेक्चर आवर्स बढ़ जाएंगे, अभी 1 आवर का कर रखा है सैटरडे तक, ऑन मंडे ये 1.5 आवर्स का हो जाएगा, यानी 8:30 से आना रहेगा, है ना। हाँ जी, मंडे से लगभग 8:30 का, वैसे तो संडे को ही मैं या सैटरडे को अपडेट कर दूंगा टाइम टेबल और आपका ग्रुप भी बन जाएगा, और नहीं होगा तो आपको मतलब इंडिविजुअली मैसेज आ जाएंगे सारे को, ठीक है। तो कंबाइंड कंबाइंड रेशो की बात हो रही है, तो कंबाइंड मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना, है ना। जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि प्लस करना ही, इकट्ठा करना भी कहलाता है ना। तो अगर दो अलग अलग रेशोज दिए गए हैं और हमें उनको एक साथ लिखना, रेशो दो तो वैल्यू कितनी डिस्कस हो रही होंगी, 3, है ना। क्या हुआ, आ रहा है कोई, रेशो अगर दो हैं तो वैल्यू उसमें कितनी डिस्कस हो रही होंगी बेटा, 3 हो रही होंगी, है ना। तो इन सारी वैल्यूज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है, यानी एबीसी को एक साथ लिखना, ये क्या कहलाता है, कंबाइंड रेशो। इसकी जरूरत कैसे, जब हम आगे इसको समझ लें उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा कि इसकी जरूरत कैसे फील होगी आपको, है ना। तो एबीसी इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगर ए रेशो बी दिया गया 2:3 और बी रेशो सी क्या दिया है बेटा 3:5। गुड मॉर्निंग मोहित। अब यहां पे एक चीज देखो, B इज द कॉमन कनेक्टर, दोनों रेशो में मौजूद है, और अगर B की वैल्यू भी सेम हो, कोई है, यस यस प्लीज सिट, क्या नाम है बेटा आपका, ठीक, स्तुति पूरा नाम बेटा, ओके गुड। तो आगे करवा दें थोड़ी सी, ये तो हाँ थोड़ी सी आगे कर लो, ये वाली आगे कर लो बेटा, नीचे वाले, हाँ बस वो करें। मोहित आज लेट हो गया बेटा तुम, है चलो ठीक है स्तुति जी ध्यान दीजिए, है ना, कॉपी ओपन कर लो आप, और ये आज से शुरू कर रहे हैं,
शुरू करते करते मैं 3 बार शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, होता है शुरू की क्लासेस में थोड़ा सा क्या है, और मेरा भी यही कोशिश रहता है कि अगर आ ही गए हैं तो सबको शुरू से ही लेके चले, और कोई आ रहा है क्या अब? इट्स गुड इफ समवन इज कमिंग। चलिए, तो कंबाइंड रेशो बेटा, दो रेशो को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म में लाने का काम होता है, एबीसी को एक ही जगह पे लिखने का काम होता है। यहाँ पे कॉमन कनेक्टर है बेटा बी, बी की वैल्यू अगर दोनों जगह सेम हो तो बहुत मजेदार चीज हो जाएगी, डायरेक्टली लिख सकते हो। देख रहे हैं आप, बी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है रेशो में? 3, यहाँ पे भी 3। तो अगर ये वैल्यू सेम है तो आप इन तीनों वैल्यूज को एक साथ रेशो में डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब अगर ये वैल्यूज अलग अलग हो, मैं जब बोलूंगा लिखने का तब लिखिएगा, है ना, अभी समझ लो। 2:3 एंड B/C क्या हो गया बेटा? 5:6। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों को अगर अपने को कंबाइन करना है, दोनों रेशोज को एक साथ लिखना है। अच्छा, एक साथ कर ले, ये बता दूं, जरूर नहीं कि दो ही रेशो डिस्कस होते हैं बेटा, आगे हम जाके देखेंगे कि 3 रेशोज और 4 वैल्यूज, 3 रेशो रहेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 4, है ना। 4 वैल्यूज को भी हम कंबाइन कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं, लेकिन शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है। तो अभी हम 2 रेशोज को ही लेके चल रहे हैं, है ना। पहले इसको अच्छे से समझा दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन देखो, कॉमन कनेक्टर आपका बी है, बट बी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है ना बेटा, वो सेम नहीं है ना। तो इस सिचुएशन में आपको इन दोनों वैल्यू को क्या बनाना रहता है? सेम। तो पहले मैं इसका बता रहा हूं फंडामेंटल, फिर हम इसकी ट्रिक बताएंगे कि डायरेक्टली कैसा लिखा जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं सॉल्व कर रहा हूं। A/B आप 2/3 लिख सकते हो, रेशो का ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन होता है ना। और B/C 5/6, ठीक है बेटा, है ना। अब B की वैल्यू एक जगह 3 और एक जगह क्या है बेटा? 5, और हमें ये 3 और 5 दोनों को क्या बनाना है? सेम। तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे होते हैं, आपने पहले भी देखा कि दोनों की वैल्यू क्या थी? सेम थी, सेम थी, और अब हम सेम बनाएंगे। तो कंबाइंड रेशो का कॉन्सेप्ट किस पे टिका हुआ है? कॉमन कनेक्टर की सेम वैल्यू पे, वो वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। अब 3 और 5 को बेटा सेम करना है, तो कुल मिला के इसका एलसीएम ले लो, है ना। अब 3 और 5 का एलसीएम, एलसीएम सभी ने पढ़ा है ना। फुल फॉर्म पता है? कितने लोगों को पता है फुल फॉर्म? अरे लड़की, आपको नहीं पता? और आप हिंदी मीडियम से हैं क्या? अच्छा, कोई हिंदी मीडियम से ना तो भी बता सकता है, वो हिंदी में भी बता सकता है, ठीक है ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। ऐसे ही इसका एक भाई होता है, कौन? HCF, है ना। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, HCF का कोई दूसरा नाम भी है? GCD। एक तो HCF का फुल फॉर्म हो गया वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका एक दूसरा नाम क्या होता है बेटा? GCD, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अगर मेरे पास 12 और 24 है ना, तो इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन, अच्छा 24 और 36 लेता हूं, 24 एंड 36 है, तो इन दोनों को का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 12। फैक्टर मतलब जिनके भागों में तोड़ा जाए, तो 12 इंटू 2 लिख सकते हो और 12 इंटू 3 लिख सकते हो। तो इनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 12, इसलिए क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों में 12 मौजूद है तो 12 से डिवाइड भी होंगे ना, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, एक ही बात है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बोला जाए। एक चीज और याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, या दो संख्याएं ऐसी हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं, तो बेटा मल्टीपल ऑफ 3 लिखा हो ना, तो उसकी जगह डिविजिबल बाय 3 भी लिखा रहे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा वही डिविजिबल बाय 3 भी होगा। एपी में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये थोड़े से फंडामेंटल, अब आप ये मत सोचना कि हम रेशो पढ़ रहे थे कहां पहुंच गए, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो हम पैरेलली चल रहा है ना, तो सीखते जाएंगे,
है ना, ये कोई अलग से नहीं है। चल एलसीएम क्या कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 5 का 15। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी एलसीएम निकालते वक्त कि कभी कभी सर हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं और कभी कभी एलसीएम निकालते हैं। किसी को पता है या किसी को फील हुआ कि यार ऐसा क्यों होता है? आप देखना, आपने जनरली क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे ना, 1/3 + 1/5, समझ रहे हैं? और एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, 2/15 प्लस 4 या फिर 7/9, कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा एलसीएम सीधे मल्टीप्लाई में ले लेते हैं हम। किया आपने है, किया है ना ऐसा? ऐसे केस में एलसीएम क्या ले लेते, सीधे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देते, और इस सिचुएशन में आप एलसीएम निकालते हो, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करोगे। तो ऐसा क्यों फील किया कभी? ओके अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, यहां पे मैं कतई नहीं मानता कि आपको सब कुछ आता है, मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि इंटरेक्शन करें, है ना, ना ही मैं आपके नॉलेज को जज कर रहा हूं, मेरा काम है बताने का, मुझे पता है बच्चे सीखने आए। तो आप ये मत सोचना कि अगर क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर आता ही हो, और आपको जो लगता हो आप बोल सकते हो, कोई हंसी नहीं उड़ाएगा ना कोई कुछ बोलेगा, ठीक है ना। ये अगर मैं पूछूंगा नहीं ना, जब तक क्वेश्चन क्रिएट नहीं होगा ना बेटा, सॉल्यूशन का मजा ही नहीं। तो उस लेवल पे बात कर रहा हूं, है ना। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कहीं कोई बेइज्जती नहीं हो रही, कहीं शर्माने की भी जरूरत नहीं। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपने बता दिया दैट्स गुड, नहीं बता पाया तो कोई बुरा नहीं हो गया, है ना। क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन आपसे तब रखूंगा जब मैं सब कुछ पढ़ा चुका, तब मैं जेन्युइनली पूछूंगा कि हाँ बेटा आप बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, और इतना तो मेरे को एक्सपेक्ट रहेगा ना फिर उस समय। तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। तो अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो एक बच्ची ने बोला कि बड़ा हो जाएगा, कोई और आंसर किसी की साइड से? एक बार वापस से बोल, हो सकता है कई बार क्या होता है, देखो बच्चे है ना बोलना जरूर चाहते हैं पर उनका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। हाँ तो प्लीज बोलिए, एक बार आपको सुनूंगा। हाँ, इसमें क्या है ऐसा? 9 और 15 सीधी टेबल में आते हैं, बहुत हद तक उसने पकड़ा, ठीक है, गुड। आप वेरी गुड, उस इसी की डेफिनेशन को उसने और प्रिसाइज कर दिया, है ना। क्या होता है बेटा, बच्चों की जब तक बोलने की इच्छा नहीं होगी ना तब तक अच्छे स्टूडेंट बन ही नहीं पाएंगे, वो कभी बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग बोलना शुरू करें। आप शांत बैठे रहेंगे ना तो आप बंधे हुए रहेंगे हमेशा, तो मैं हमेशा आपको बोलने का मौका दूंगा, वो सही हो या गलत हो वो अपनी जगह, है ना। चलिए, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इनमें दोनों वैल्यूज में एक कॉमन फैक्टर है 3, जबकि ये दोनों कोप्राइम है, बिल्कुल, है ना। कोप्राइम क्या होते हैं? ऐसे दो वैल्यूज जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, है ना। तो 3 और 5 बेटा प्राइम नंबर्स होते हैं, और इनके बीच में अगर हम, अच्छा को प्राइम में है ना हमेशा को, क्या को का मतलब क्या होता है? पेयर, साथ साथ, ऐसा वर्ड लगता है ना, कोऑपरेट, है ना। आप देखना को वर्ड जो लगा रहेगा प्रीफिक्स, वो सिर्फ इसीलिए लगता है, वो साथ को दर्शाता है कहीं। तो यहाँ पे प्राइम और को प्राइम में भी डिफरेंस होता है बच्चों, ठीक है। प्राइम नंबर सभी को पता है, ऐसे नंबर जिनके जो 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं, है ना। तो 2 से शुरुआत होती है एंड 2 इज द ओनली इवन नंबर दैट इज प्राइम, है ना। तो ये वह प्राइम 2 3 5 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और को प्राइम में क्या होता है बेटा? पेयर होता है। तो को प्राइम और प्राइम को कोरिलेट कर लेते हैं कई बार बच्चे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 3 और 4, जिसमें आपको दिखा 4, तो आपको लगेगा 4 तो प्राइम होता ही नहीं है, लेकिन 3 और 4 आपस में तो को प्राइम हो सकती है ना बेटा, इन दोनों के बीच में तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो को प्राइम के केस में क्या देखा जाता है? पेयर। को प्राइम का प्राइम से कोई संबंध नहीं। कंफ्यूजन को, प्राइम मतलब जानते हैं ना हिंदी में भाई, बोल दिया कर, तो नंबर अपने आप से डिविजिबल, हाँ, और 1 से, ठीक है ना। नहीं मैं ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअली क्या मैं इंग्लिश का यूज करता हूँ, जनरली मैक्सिमम टीचर यूज करते हैं। तो कभी ऐसा हो कि मीडियम में डिफरेंस करना, अगर आपको कोई चीज समझ में, सर बोले मुझ पे भी ध्यान दे दो सर। है ना, आपको भी इतना क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो को प्राइम मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे दो वैल्यू जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर
ना हो, यहाँ पे डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो बेटा ये कोप्राइम क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हैं 3 और 5 कोप्राइम। अगर दो कोप्राइम वैल्यूज का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो वो उनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और ये लिटरली एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन है, इसी लाइन पे, ऐसी लाइन पे ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर्स, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। और यहां पे क्या होगा, अगर कॉमन फैक्टर है तो एक काम कर लो, 15 और 9 में से क्या कॉमन है, 3 को बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बचेगा, 2/5 और 7/3। अब आ गए ना कोप्राइम, है ना, कॉमन फैक्टर तो आपने निकाल लिया, है ना। अब क्या बचा, कोप्राइम, अब इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा साइड में बताया मैंने, कभी कभी क्या देखिए छोटी छोटी चीजें अगर जुड़ी हुई हैं तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, कॉन्सेप्ट में तो अपन वापस आएंगे। चलिए, तो मुद्दा ये था कि हम निकालने गए थे 3 और 5 का एलसीएम, क्यों, क्योंकि इन दोनों को क्या बनाना है, सेम, वरना काम तो अपना यही था, है ना। चलिए ठीक है, अब ये थोड़ा सा एलसीएम और एचसीएफ का क्लियर हुआ आपको, ये चीजें, है ना। ठीक है, मुद्दे पे आ गए। 3 और 5 का एलसीएम 15, बेटा इसको 15 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 5, और इसको 15 मल्टीप्लाई बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 3, है ना। अब ये दोनों 15 हो गए, लेकिन हम जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अगर हम एक साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी साइड भी वही मल्टीप्लाई होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स। अगर यहां ऊपर 3 मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 मल्टीप्लाई। अब क्या मिला आपको, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, इधर 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। अब देखो बेटा दोनों जगह क्या आ गया, 15। अब कॉमन कनेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, सेम। तो इस सिचुएशन में हम एबीसी का रेशो क्या लिख सकते हैं, 10 15 18। क्लियर हुआ। तो अब इसको इतनी बड़ी प्रोसीजर तो हम बार बार करेंगे नहीं, ये तो समझने के लिए था। वास्तविकता हम क्या करते हैं, इसका लिखने का तरीका ही चेंज कर लेते हैं, ए बी सी को ऐसा लिख लो, ए बी के नीचे ए और बी के रेशो 2 और 3, बी और सी के नीचे बी और सी के रेशो 5 और 6, जहां कॉमन कनेक्टर हो उन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, ठीक। इसके बाद ऊपर वाली वैल्यू का नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 5 2 जा 10। तो ये आपको एग्जैक्टली एग्जाम में परफॉर्म करना रहता है, ये सिर्फ था आपको समझाने के लिए कि वास्तविकता क्या है। और समझते वक्त बेटा पूरा टाइम लो, कोई जल्दबाजी मत रखो, सीखते वक्त है ना बिल्कुल धीरे धीरे चलो। आपको पता है ना, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको कोई शॉप या कोई पर्टिकुलर लोकेशन देखना होती है तो आप स्लो चलते हो ना, क्योंकि नॉलेज चाहिए। जब पता चल जाएगा ना उसके बाद दौड़ो, सीधे धूम मचा दो वहां पे, है कि नहीं। तो नोट कर लो, इसको नोट करना ना करना आपका मन है। क्या बेटा एमसीक्यूज एग्जाम दे रहे हैं, स्टेप का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, है ना। हाँ, तो ये तो बेटा क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल क्लियर होते हैं ना तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े। कल की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना बेटा, एक सेकंड, ठीक। मोहित बेटा मैं आपकी बात को समझा नहीं, आप प्लीज एक बार और अपना सेंटेंस बोलेंगे, क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नोटेड, है ना। मैंने कहा था आप इतना नहीं भी नोट करेंगे तो चलेगा, ये सिर्फ आपको फंडामेंटल बताने के हिसाब से था।
बार बार इसको अप्लाई नहीं करते, है ना। बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, है ना। मेरा हमेशा बोर्ड पे अगर कुछ भी लिख रहा हूँ तो हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि आप जब अपने आप से पूछे क्यों, तो आपको रीजन पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चालू है ना। हाँ, लिख लिया बेटा सभी ने पीछे, नोटेड, गुड। आपका बैकग्राउंड क्या है? यस, वो जो एक्सप्लेनेशन है ना वो उसी का करना है। मतलब हालांकि रहता है फर्क। और कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे तो अगर सीए प्रिफर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर आपके अगर ब्रदर सिस्टर या कोई भी कजिन्स में कोई भी हो, अगर वो सीए करना चाहते हैं तो कॉमर्स विद मैथ्स होना जरूरी है। इवन दैट आईपी मेट अगर देना चाहते हैं कोई दूसरी एग्जाम्स में, तो 11th में आप बिल्कुल कॉमर्स विद मैथ्स चूज करो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल रहता है उसमें। मैक्सिमम सिलेबस जो है ना अपना इंक्लूड करता है 11 12th का मैथ्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन लोग। सब ठीक है यहाँ तक? बोर तो नहीं हो रहा कोई? ठीक है, नेक्स्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करते हुए जाएंगे, है ना। चलो, तो हमें कंबाइंड रेशियो का मतलब तो समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, और प्रिसाइज बनाते जाएंगे और केसेस ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड केस, A ratio B 3 ratio 10 and B ratio C 15 ratio 8, कुछ ऐसे, है ना। अब देखा जाए तो हम इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार ही कर चुके हैं, है ना। तो नया क्या मिलेगा आपको, चलिए देखते हैं। ए बी सी लिखा, 3 और 10 लिख लिया, 15 और 8 लिख लिया, है ना। तो वैसे ही जैसे पिछली बार सॉल्व किया था वैसे ही कर लेंगे, है ना। क्या बताया था हमने, 10 और 15 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाना चाहिए बेटा 150। 10 का 8 में मल्टीप्लाई 80, 15 का 3 में मल्टीप्लाई 45, ये हो गया। बट इसको अभी हम कंप्लीट रेशो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं बेटा 10 और 15 में एक वैल्यू कॉमन है, एक फैक्टर कॉमन है, दिख रहा है 10 और 15 में कॉमन। तो जब ऐसी सिचुएशन बने कि कॉमन कनेक्टर की वैल्यू में ही, दोनों वैल्यू में कुछ कॉमन दिख जाए, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 कॉमन आएगा। अभी कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि मैंने इस तरीके से किया है, तो डेफिनेटली ये चीज जरूर है कि 5 से ये तीनों डिवाइड जरूर होंगे। जो यहाँ पे कॉमन है वो डिवाइड जरूर करेगा। और हम जानते हैं रेशो का मतलब क्या है, जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, है ना। 24 और 36 को अगर कन्वर्ट करोगे तो 2:3 आएगा, तो 2:3 को आप प्रॉपर रेशो कहेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा 5 से, है ना 9, 5 से 30 और 5 से 16। मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अगर कोई वैल्यू ऐसी है, इवन नंबर है, जिसको आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप ये जीरो भूल जाओ पहले तो, और इसका डबल कर दो। ठीक है, आप और देख लो, 370 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा ना, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा ही नहीं, वास्तविकता में जीरो को भूल जाऊंगा, और 37 का डबल 74। ठीक है, डबल करो, हटा दो, ये हो गया। और अब इसका ही एक और तरीका क्या है, थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुराने वाले से लिंक किया, और अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो बता, है ना। चलिए एबीसी लिख लेते हैं, 3, 10, 15, 8। अब आपको करना क्या है बेटा, जो कॉमन फैक्टर दिख रहा है उसको कॉमन निकालना, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन दिख रहा है बेटा, 5, है ना। तो 5 को मैंने बाहर निकाल के रख लिया, और 5 से ये कितनी बार डिवाइड हो जाएंगे बेटा, 5 2 जा और 5 3 जा। इतना क्लियर हो गया, जो कॉमन फैक्टर दिख रहा था उसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई के वक्त तो 2 8 जा 16, 3 3 जा 9, लेकिन बीच वाली वैल्यू के लिए आपको इस 3, इस 2 और 5 तीनों का मल्टीप्लाई करना। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। अब आपको दिमाग में ये आता है कि सर क्या ये मजेदार तो था, काय के लिए इतनी पंचायत करवा दी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इधर उधर क्या नहीं, पता नहीं क्या क्या, है ना।
तो पहले तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि फायदा क्या है ना। कई बार क्या होता है, आप उन चीजों की वैल्यू करना भूल जाते हैं जिनका आपकी लाइफ में यूज नहीं होता। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं। जिन चीजों की आपकी लाइफ में यूज नहीं होगा ना, भले ही काम की होंगी, भले ही वैल्यूएबल हो, वो कोने में पड़ेंगी, धूल खाती रहेंगी और आपको लगेगा बेकार। फर्क कभी सिचुएशन पड़ी और वो धूल खाती हुई चीज आपके पास पड़ी हुई है और उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, चलो काम पे थी तो सही। तो कुछ ऐसा होता है ना। अभी ये क्वेश्चन उस लेवल का था ही नहीं जिसमें इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा दिखे, ठीक है ना, इसलिए आपको वेस्ट लगेगा, है ना। तो मैं फायदा बताऊंगा। पहले क्या किया हमने, 10 और 15 से क्या कॉमन ले लिया बेटा, 5। 5 से दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया, कैंसिलेशन किया, तो 5 2 10, 5 3 15, ये 2 का 8 में, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करके रख लिए। सेंट्रल वैल्यू के लिए हमने क्या किया, 5 2 3 तीनों का मल्टीप्लाई। अब क्या है, अभी कॉमन फैक्टर कौन था बेटा, 5, जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। यहां पे अगर भाई ऐसा नहीं करते तो ऐसा करते, तो 5 से डिवाइड करना सबके लिए आसान था। एक बार सोचिए, अगर ये कॉमन कनेक्टर में कोई कॉमन फैक्टर, कॉमन कनेक्टर बी, उसमें कॉमन फैक्टर कौन, 5, कॉमन कनेक्टर का कॉमन फैक्टर अगर कोई बड़ी प्राइम वैल्यू हो, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप बड़ी कैलकुलेशन कर रहे होते। सपोज 23 कॉमन फैक्टर हो, अब यहां पे अगर 23 कॉमन फैक्टर होता तो ये सब वैल्यूज में 23 का मल्टीपल होता, तब आपको बाद में 23 से डिवाइड करना पड़ता, तो ज्यादा मेहनत होती ना, अननेसेसरी आपने यहाँ पे बड़ी कैलकुलेशन की होंगी और बाद में फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको 23 से डिवाइड भी कर रहे होंगे, तो तब इसका इफेक्ट दिखाई देगा, है ना। अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको यूज करें या इसको, लेकिन उस समय जब कॉमन फैक्टर बड़ा हो तो ये यूज करना बनता है, ठीक है। रुकिए, अभी और एक और पार्ट देख लेते हैं, एक और पैटर्न, फिर नोट कीजिएगा। इसी में और एडवांसमेंट, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है ना सभी बेटा, इंटरेक्शन करते रहो। A रेशो B 4:15 और B रेशो C 3:5। मैंने कुछ गड़बड़ किया है, यस 5:3 लेना है, 5:3, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए कॉमन कनेक्टर की वैल्यू, है ना, यहाँ पे A रेशो B मैंने लिया 4:15, तो यहाँ पे वैल्यू B की करस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, 15, और यहाँ पे B की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 5, ठीक है ना। वैसे तो पुराना रूल फॉलो तो ही दिख रहा होगा आपको, 5 कॉमन है दोनों में, पर ये उससे एक स्टेप और आगे ले चल रहा हूं आपको, है ना। देखिए कभी भी हम चीजों को सॉर्ट करते हैं या उनमें रिसर्च करते हैं तो किस लिए, कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी, कम टाइम लगे, कम एनर्जी लगे, दिमाग की माथापच्ची कम हो, है ना। तो जब भी हम कुछ नया कर रहे होते हैं पुराने चीजों से रिलेटेड होने के बावजूद भी, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कन्वीनियंस को बढ़ाता है, बट इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर केसेस, हमेशा फॉलो नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन बनना चाहिए। तो कंबाइंड रेशो लिख रहे हैं अपन, वही 4 15 5 3, ठीक है, ठीक है बेटा। एक सेकंड चेक कर रहा हूं मैं आंसर मोहित, है ना, आप वेरीफाई कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, हमें दिख रहा है कि 5 और 15 में से 5 कॉमन है, हम डेफिनेटली पुराना वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, वो आप इस तरह से भी या इस तरह से भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एडिशनली क्या बता रहा हूं बेटा, कि 15 और 5 में बड़ा कौन, 15 और 5 में बड़ा 15, तो 15 को सबसे पहले नीचे लिख लो। अब ये 15 बेटा ऊपर है कि नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अगर नीचे भी होता ना 15 तो भी हम नीचे 15 लिख लेते, 15 तो हमारा नीचे आएगा। इसके बाद इसको कैंसिलेशन कर दो, 5 से, 5 से ही कटेगा, 1 जा 3 जा 3 3 जा 1 4 जा 4, तो 4 15 और 9। तो कभी भी अगर यहाँ पे था कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या स्पेशल देखने को मिला कि एक वैल्यू दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड ही कर रही है ना। अगर 15 और 10 है तब तो कॉमन 5 बोल सकते हो,
यहाँ पे 5 और 15 है, तो 5 कॉमन तो है, साथ में एक टर्म अपने आप में 5 है, तो वो तो दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड कर रही है ना। तो इस सिचुएशन में आप क्या करो, बड़े वाले को सीधे रख दो और बाकी कैंसिलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम बचे। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही है मोहित, वेरी गुड। 4 15 9। गणित अब सीरियसली पढ़ेगा है ना, क्योंकि अब तो एग्जाम, पिछली साल मजे मारे तुमने। और कल से सभी लोग टाइम पे होंगे, 9 बजे, मतलब 9 बजे, है ना। कुछ लोगों को फर्स्ट डे आने में हो जाता है ऊपर नीचे, आई कंसीडर, है ना। बट कोशिश करें कि हम 9 क्या 5 मिनट पहले आ जाएं तो और अच्छा है ना, ताकि करेक्ट 9 बजे हम प्रॉपरली स्टार्ट कर पाए तो और अच्छा रहेगा, आप लोगों को ही अच्छा फील होगा। मैं तो अच्छा ही फील करता हूँ पढ़ाते वक्त। हाँ, मतलब ये मान सकते हो आपके काम के साथ साथ हॉबी भी है ना। हाँ, और हॉबी के साथ में अगर काम करो तो फिर मजे ही अलग है ना, उसमें एक इंटरेस्ट, एंचेंटमेंट एक अलग ही रहेगा, लगाव ही रहता है अलग। तो हर एक बच्चा अपने लिए डायमंड है, बिल्कुल। और मैं किसी बच्चे को बेटा पहले से कितना आता है नहीं आता, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे खड़े होने के बाद मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक को आए, है कि? तो कोई भी अपने आप को क्या पहले हुआ, क्या पहले किया, इससे ऊपर नीचे ना समझे। मेरे लिए सब बराबर है और सभी बराबरी का ही लेवल रखते हैं। अभी फटाफट नोट करो यार, इसमें तो स्पीड एकदम बिल्कुल धूम मचा दिया करो, नोट करते वक्त धूम मचा दो, क्योंकि मजेदार चीजें इसके बाद है। डन, एवरीवन, सब क्लियर है अभी तक? आ, अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थ्री रेशोस को, ठीक है ना। अभी तक हमने 2 ही रेशो पे काम किया, अब 3 रेशोस की बात करते हैं। तो टाइप कौन सा चलेगा, ये 4 5th, 4 है ना, 5th है, ओके, भूल जाता हूं। चलिए, ए रेशो बी 2 रेशो 3 ले लिया भाई, बी रेशो सी 4 रेशो 5 ले लिया, और सी रेशो डी 3 रेशो 7 ले लिया, कुछ इस तरह से, है ना। अब हमें पता है कि हमने जो ट्रिक बनाई है, जो हमने सॉल्व करने का तरीका है, अच्छा कोई इशू नहीं रिद्धिमा, है ना। अच्छा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा मतलब स्क्रीन फ्रीज हुई है क्या? ऑनलाइन में और किसी को इशू आ रहा है क्या ऐसा? पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा क्या बेटा? अभी ठीक है? आप लोगों ने बोला ही नहीं, अभी ठीक है? ओके बेटा, बोल दिया करो प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 रेशो आ गए हमारे सामने, तो बेटा जब भी 3 और मोर देन 3 रेशोज हो, तो पहले तो आप 2 रेशोज को ही लेके चलेंगे, है ना। पहले 2 को कंबाइन करो, फिर तीसरे को भी साथ में ले लेंगे, है ना। तो कोई अलग से बेहतरीन चीज नहीं है, इजीली हो जाएगा। पहले एबीसी लिखेंगे, 2 3 4 5, जैसा अपन पहले करते रहे, 12 15 8, ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर ही था। अब सी और डी का रेशो भी इंसर्ट कर देते हैं, क्या है बेटा, 3 रेशो 7। कोई रूल यूज होते हुए दिख रहा है आपको 3 और 15 के कारण? कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इस केस में 15 नीचे आ जाएगा एज इट इज, है ना। तो ये अपने जो पढ़ा है उसको यूज करने का सही तरीका यही। अब 3 से 3 1 टाइम और 15 5 टाइम। अब हमने एक चीज देख रखी है कि ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला ऊपर, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई दोनों जगह होगा, है ना।
तो 12 का 12 आ जाएगा बेटा, 8 का 8 आ जाएगा, और 5 7 या कितना हो जाएगा 35। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? छाप दो। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं चल रही बेटा? सब सही है अभी तक, है ना? फंडामेंटल्स ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। लिख लिया सभी ने? फाइन। चल, 6th नंबर, सिक्स्थ। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, तीन रेशो तो लेने वाला हूं, लेकिन उनमें भी क्या फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए ए रेशो बी 2/3 रेशो 6/5 ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बी रेशो सी। अब ये वैल्यूज पैरेलली मेरे साथ लिख लीजिए, कारण कि बड़ा क्वेश्चन है। अब मैं सिंगल सिंगल ही बताऊंगा, है ना? जब लगेगा पूरा बोर्ड भरना है, इसको एक्सप्लेन करने में पूरा बोर्ड फील हो जाएगा, तो फिर वो वैसे भी सिंगल ही करना। तो वैल्यूज आप नोट कर सकते हैं मेरे साथ ही, ठीक है ना? ठीक, इस तरह से मैंने कुछ रेशोज लिए, है ना? ओके, अब इसमें वही कंबाइंड रेशो ही करना है, तो अल्टीमेटली मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि भाई फ्रैक्शंस लिए और कुछ भी नहीं है, बाकी सिस्टम अपना पुराना रहेगा। तो अभी प्राइमरी फोकस हमारा किसकी करेगा कि इन रेशोज का क्या करें जो फ्रैक्शंस में है ना। तो एक सिंपल सी बात सभी लोग याद रखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कि कभी भी अगर रेशो फ्रैक्शंस का चल रहा हो तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अलग से आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, 2/3 रेशो 6/5। अब 2 से 6 कितनी बार बेटा? 3, है ना? ये आमने सामने भी कट सकते हैं और ऊपर नीचे भी कैंसिलेशन करते हैं, तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 1 जा 5 और 3 3 जा 9। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम इसको क्या लिख लेंगे बेटा? 5/9। ठीक है, अब यहां पे भी देखो आप कैंसिलेशन कर सकते हो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। अल्टीमेटली यहां बचा 1 और यहां क्या बचा? 2। फिर क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो क्या मिलेगा बेटा? 1/2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? यहाँ पे कैंसिलेशन में आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा वही करना है ना? आप चाहते तो पहले इधर से इधर करके कुछ भी, पहले 10 15 को 5 से कैंसिल कर लिया, तो वो आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सिंपली यहां पे क्या हो जाएगा? 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, ये क्या आ गया बेटा? 4/3। इसके बाद की प्रोसेस तो आपको पिछले क्वेश्चन से पता है, आगे आप लोग करेंगे। 3586। ओके, देखते हैं अभी बाकी लोग।
ऐसा है क्या? चलो अपनी गलती देख लेना भी अच्छी बात है। ठीक है, देख लेते हैं इधर चैंपियन। बस अभी तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर अपन एक चेक कर लेते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई इसके पहले। अब बाकी यहाँ तक अगर आपका सही है तो 27 और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ आएगा, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, 27 का इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5912 काफी खतरनाक आने वाला, मतलब वैल्यू 598 सी और डी। 4:3। अब देखो इनमें क्या है, कॉमन फैक्टर 2 ही है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करके 2 से कैंसिल करते हो, देन इट्स गुड। मतलब दोनों में से जो आपको लगाना हो, यहाँ पे आपकी इच्छा है ना, पर मुझे तो मजा आता है शॉर्ट में सॉल्व करने में। तो 2 और 9 और कॉमन फैक्टर कौन है, 2। चलिए 9 3 जा 27, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और बीच में क्या होगा 36। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत रह भी गया हो कंफ्यूजन, देखो बेटा क्या होता है कि किसको कितनी जल्दी समझ में आ रहा है, ये 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो उसने इनिशियल क्लासेस में कितना अच्छा पढ़ रखा है, दूसरा इंटेलेक्चुअल लेवल, गॉड गिफ्ट है भैया, वो सबका अपना अपना रहता है, तो दोनों में चीजों पे इफेक्ट पड़ता है इसका, है ना। तो कभी कभी किसी को धीरे से समझ में आ रहा है, तो होते हैं कई लोग स्लो लर्नर, इवन आई वाज, मैं यही कह रहा हूँ लिटरली, है ना, इसमें एक्सेप्टेंस में कोई बुराई नहीं। आई वाज स्लो स्लो लर्नर, मुझे कोई भी चीज नई होगी ना, आई टेक टाइम, मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा। पर स्लो लर्निंग का एक बहुत अच्छा इंपैक्ट क्या आता है कि वो एक ही चीज को है ना अलग अलग एंगल से देखता है, तो एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा मिलेगा उसका, क्योंकि वो सबके हिसाब का सोचेगा। कोई भी क्लास में बच्चा होगा उसके लेवल पे वो पहुंचेगा, क्योंकि उसने सारे रास्ते देख रखे। तो मेन चीज ये है कि आप अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको खुद तय करना होगा। वीकनेस इज नॉट ऑलवेज वीकनेस, है ना। आगे चलेंगे, ये क्लियर हो गया सभी का, नोट हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आंसर सही नहीं है चेक कर लो, मोहित भाई अच्छा सही है, 36 और 20, परफेक्ट मोहित, थैंक यू। आगे चलते हैं, सेवेंथ, सेवेंथ ही है ना बेटा। हाँ अपने को 10 टाइप्स हैं अपने, और टाइम 9:51, ओके सफिशिएंट टाइम है, काम हो जाएगा आज का। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और मजेदार लेने वाले हैं ना। A/3, B/4 और C/6। अब याद रखना मैंने कैसा दिया हुआ, देखो स्ट्रक्चर बदल दिया मैंने क्वेश्चन में, इक्वल टू लगा हुआ आ गया। अभी तक हम सिर्फ रेसो रेसो खेल रहे थे, अब क्या आ गया बीच में, इक्वल। तो इस सिचुएशन में हमसे पूछा गया है कि ABC का कंबाइंड रेशो क्या होगा। ठीक है बेटा, ये बहुत सबसे सस्ता पैटर्न है अभी तक का, ठीक है ना सबसे सस्ता होने वाला है। ऐसी सिचुएशन कभी भी देखे ना बच्चों, तो ABC का रेशो उनके नीचे वाली वैल्यूज के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ABC का रेशो क्या होने वाला है, 3:4:6। ठीक है, कुछ भी मेहनत नहीं करना आपको। क्लियर। अब ऐसा क्यों हुआ, एनीवन कोई सजेस्ट कर सकता है कि सर ऐसा हुआ होगा। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, नहीं आता नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा अब यही चीज है कि मैंने क्या बोला कि मैं बोर्ड पे अगर कुछ भी लिखूंगा तो आपका मन अगर घर जाके भी पूछे ना कि क्यों, तो आपके पास जवाब होना चाहिए, है ना।
तो यहां पे क्या करें, ये आंसर तो आ गया आपका, लिख भी लिया आपने। अब लिखने वाली चीज नहीं है, सिर्फ समझने वाली है। देखो ये जो क्वेश्चन दिया है ना बेटा, इसमें इक्वल टू लिख लो के, भाई इनकी रिजल्ट अगर सेम है तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो होगी ना, वो गई के। अब इंडिविजुअली एक एक को इक्वल में रख दो, a/3 को के इक्वल में रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 3k, b कितना आ जाएगा 4k, है कि नहीं, और c क्या आने वाला है 6k। ये क्लियर हो गया सभी को, सब ठीक है। अब अगर आप एबीसी का रेशो निकालोगे बच्चों, तो k तो कैंसिल हो जाएगा ना रेशो में, तो क्या मिलेगा आपको 3:4:6, k तो कैंसिल हो जाएगा, रेशो में तो कॉमन वैल्यू कट जाती है ना। आई बात समझ में, ऐसा था। चलिए 8th वाला पैटर्न बताता हूं, ये नोट नहीं करना है ना। अब 8th वाले पैटर्न में मैं क्या बताने वाला हूं, यही वैल्यू जो अभी क्या है डिवाइड में, यही मल्टीप्लाई में दे देता हूं कि 3a ठीक है। और अब हमें क्या फाइंड करना है, एबीसी का रेशो। अब ये इस तरह से आ गया बच्चों, तो हमें ये पता है कि यार कुछ तो सिमिलर है पिछले वाले जैसा, पर पूरा नहीं है। ठंड लग रही है बेटा, अच्छा फिर ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे डिवाइड में था तो हमने डायरेक्ट रेशो में लिख लिया था, तो क्यों ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि इसको भी हम इसमें कन्वर्ट कर लें, तो रेशो डायरेक्टली आ जाएगा। गॉट इट। तो हमने क्या किया, ये जो कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं आपको एबीसी के, इनको कोएफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई में कुछ रहता है तो उनको क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट्स, है ना। इनका क्या ले लो एलसीएम। अब 3, 4 और 6 का एलसीएम, 3, 4, 6 का एलसीएम 12 है ना। तीनों किसको डिवाइड करते हैं बेटा, सबसे छोटी वैल्यू जिसको तीनों डिवाइड करते हैं वो क्या है 12 है। माइक चालू है, हो गया। अब बेटा 12 से सबको डिवाइड कर दो, 12 से क्या कर दो सबको डिवाइड कर दो। तो पहले तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहीं से, आप सॉल्यूशन लिखेंगे ना तो फिर उसके बाद इसको लिखने के बाद नीचे डिवाइड करना, मैं यहीं पे कर देता हूं। तो इसको भी 12 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 12 से डिवाइड कर दिया और इसको भी 12 से डिवाइड कर दिया, यहां तक ठीक है। अब 3 से 12 इधर देखिए प्लीज, 3 से 12 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स, 6 से 2 टाइम्स। अब क्या क्वेश्चन पुराने वाले पैटर्न में आ गया, तो ए के नीचे क्या आएगा बेटा 4, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 2। अब हमें पता है एबीसी का रेशो क्या होगा, है क्या। तो ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 4:3:2। ठीक, लिख लीजिए। कोई भी रेशो का क्वेश्चन होगा, जितने जो फंडामेंटल में 10 और 11 बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं जाए, बिल्कुल, है ना, बेफिक्र हो आप, बस ये याद रहना चाहिए आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट नोट कर लिएगा बच्चों, क्लियर है ये सभी को। मोहित, रिद्धिमा, क्लियर है बच्चों। तो मैं अगला आगे बढ़ाऊं, चलें आगे, चलिए 9th। अगर दिया हो 3a इज इक्वल टू 4b एंड 5a इज इक्वल टू 8c, है ना, तो एबीसी का रेशो क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन, है ना। ठीक, ये नया पैटर्न। अब इसमें बेटा सही बताऊं ना, तो कई बार एक ही चीज को है ना अलग अलग एंगल से दिखता तो अलग अलग दिखता है ना। हंसना मत, तो मैं एग्जांपल दूं, अभी मैं ऐसा दिख रहा हूं, घूम जाऊं तो कैसा दिखूंगा, अलग दिखूंगा। एक ही व्यक्ति है ना, अलग अलग एंगल से देखोगे क्या दिखेगा, अलग दिखेगा।
ये भी वही चीज है, सारी चीजें वही है इस क्वेश्चन में जो हम पहले से डिस्कस कर रहे है ना, बस रिप्रेजेंटेशन का फर्क कर दिया और अपने को लगता है कि कोई नया हो गया है ना। हाँ, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो किसी के दिमाग कोई लॉजिक आ रहा है कि क्या करें तोड़ मरोड़ इसकी? नो, रानू दास। रानू ऐसे आप शांत रहते हो क्या हमेशा घर में भी? अच्छा, वो नेचर ही ऐसा है अपना। चलो बढ़िया, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी लड़की भैया, कम बोलने वाली चलो, अब इस पे आ जाते हैं बेटा, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करें, ए और बी को एक साइड कर ले, तो ए अपॉन में बी बेटा कितना हो जाएगा 4/3, लिख सकते हो ना, है ना। और इससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। और ए अपॉन में सी 8/5 है कि नहीं। अब ये तो रेशो ही दे दिया है, कंबाइंड रेशो निकालना है, तो क्या करोगे, ए बी सी लिख लो एक साथ, है ना। तो 4 3, और याद रखना यहाँ पे ए को 2 बार लिया, इस बार मैंने कॉमन कनेक्टर ए है इस बार, अभी तक क्या था, बी था, तो 8 और 5, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि भाई 4 से 8 डिवाइड हो रहा है, तो नीचे तो 8 आएगा ही आएगा, सीखा अपन ने। फिर है ना, और 8 कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो देखो बेटा 1 का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 5 में, हमेशा ऊपर वाले का नीचे और नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो 2 3 जा कितना हो गया बच्चों, 6, 1 5 जा हो गया 5, है ना। तो कॉमन कनेक्टर हमेशा जरूरी नहीं है कि बी के ऊपर ही तमगा लगा हुआ है, कॉमन कनेक्टर कोई भी हो सकता है, ए बी सी में से कोई, मतलब एक ही वैल्यू 2 बार, वो जरूरी नहीं कि बी आए, ए भी आ सकता है ना, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए ना एक चीज और आपको बताऊंगा कि जब अपने को ये एक जो है ना दूसरी वैल्यू को पूरी तरह डिवाइड कर ही रहा हो, तो इसका एक साधारण तरीका और क्या है, होता क्या है बेटा, किस चीज को कब और कैसे बताना है इसका भी एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है, हायरार्की मेंटेन करना पड़ती है। मैं एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें आपको नहीं बता सकता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्या होता है, कई बार हमें पता होता है कि कब किस चीज को देना है ना। तो इसका एक और अल्टरनेट तरीका क्या है, मैं आपको अभी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप। 2 रेशो है हमारे पास, 4:3, ठीक है ना, ये किसका है, ए और बी का। और एक और रेशो है अपने पास A:C, वो कितना है 8:5, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो कॉमन कनेक्टर का सिर्फ मल्टीपल ही चल रहा है, 4 का मल्टीपल 8, तो आप इसको 8 बनाने के लिए क्या करोगे, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 8:6। अब एक साथ लिख लो, 8 सेम हो गया ना दोनों में, तो तीनों का कंबाइंड रिलेशन एबीसी का क्या आ जाएगा, 8, बी हो गया 6 और सी हो गया 5। तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर मल्टीपल दिख रहा हो तो, मल्टीपल दिख रहा हो तो देखो यहाँ पे 4 था ए का वैल्यू, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना था 8, तो 4 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। अब 8 दोनों में आ गया तो एक साथ लिख सकते हो ना सबको, जो सबसे फर्स्ट पढ़ा था हमने, तो इतना रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी काम चला सकते, ठीक है। और अभी ओ नो 2 मिनट और लूंगा मैं, लिख लो, सर आ गए क्या, ठीक है यूज कर लेंगे अपन। आज जो लोग सिर्फ आज ही बैठे ना, प्लीज जिनके पास पीडीएफ नहीं मिली है, आप मुझसे मिलते हुए जरूर जाना, है ना, डायरेक्ट मत निकल जाना जब क्लास एंड हो जाए, है ना। चले बेटा आगे, दोनों लिख लिए, सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, बस आखिरी कौन सा 10 हो जाएगा क्या, वाह, तो 3A:4B:6C इज इक्वल टू 8:9:10,
8:9:10। देख लो कहानी अलग एकदम। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इसका यूज सबसे ज्यादा जो होता है ना बेटा, पार्टनरशिप के क्वेश्चन में होता है। ठीक है, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड में आपने पढ़ा तो स्ट्रक्चर देखा होगा, टाइम और अमाउंट सब चीजें चलती रहती हैं। तो हमें चाहिए एबीसी का रेशो, बस 1 मिनट, हमें चाहिए एबीसी का रेशो। ठीक है बच्चों, तो इस केस में भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। क्या करना है आपको, ये जो कोएफिशिएंट्स है ना बेटा कॉन्जिक्यूटिव, इनको एक एक करके डिवाइड कर दो अलग। ठीक है ना, 1 by 1 डिवाइड हो जाएंगे उधर जाके। जैसे ये पहले पे है तो पहले वाले के नीचे जाएगा। समझ गए बात को? तो एबीसी का रेशो क्या हो जाएगा बेटा, 8/3, 9/4 और 10/6। करेक्ट। 10/6 को थोड़ा सा आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 5/3। ठीक है। अब यार हमने एक चीज देखी थी कि फ्रैक्शंस में रेशो अगर दिया हो तो वो हम डायरेक्ट रेशो में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन तब थी 2 वैल्यू तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 3। तो यहाँ पे मैं 2 चीजें बता रहा हूं आपको कि अगर 3 वैल्यूज या 2 से अधिक वैल्यूज रेशोस फ्रैक्शंस का रेशो हो तो ऐसी सिचुएशन बेटा नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम। तो 3 4 3 का एलसीएम 12, और 12 से सबको मल्टीप्लाई कर, तो 8/3 इंटू 12, ठीक है, 9/4 इंटू 12 और 5/3 इंटू 12। आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि एलसीएम का हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं कई जगह पे अलग अलग तरीके से। तो 3 से 4 जा 8 4 जा, 4 3 जा 3 9 जा 27, 3 4 जा 4 5 जा 20। सो दिस इज योर आंसर। तो ये फंडामेंटल्स हमारे आज फिनिश हुए। कल हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, कल प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। जो बच्चे नए हैं उनको भी मिल जाएगी। तो आप पुराना जो बेसिक है इसका एक बार पढ़ के आइएगा, कोई डाउट रहता है तो वी विल डिस्कस इट, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मोहित, रिद्धिमा, सारी चीजें क्लियर है बेटा? बोलो ना बेटा, क्या आपका ऑनलाइन लेक्चर का? तो कुछ और बता। आज डेट है 3rd अप्रैल, बर्थडे आज? अरे वाह यार, चलो भाई, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, है ना। तो फिर आज क्या केक भी कटेगा क्या? ठीक है भाई, खिलवाना फिर, और मिलते फिर क्लास के बाद, है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।